नमस्कार दोस्तों, मैं दिनेश बादू, व्याख्याता राजनीति विज्ञान। आप सब दोस्तों का एक बार फिर से स्वागत है। अपन ने वीडियो फर्स्ट, जो अध्याय 2 का वीडियो फर्स्ट था, उसमें कुछ बिंदुओं पे चर्चा कर ली थी। आज इस वीडियो पार्ट 2 के अंदर अपन कुछ और बिंदुओं के ऊपर चर्चा करेंगे और नोट्स भी साथ के साथ आप बना रहे होंगे। दोस्तों, अपन ने द्विध्रुवीयता का अंत जो अध्याय था, अध्याय 2, उसमें द्विध्रुवीयता की चर्चा कर ली थी, शीत युद्ध का प्रतीक बर्लिन की दीवार की चर्चा कर ली थी, सोवियत प्रणाली का अर्थ, विशेषताएं और उसके दोष क्या थे, इन पर भी अपन ने चर्चा कर ली थी। आज अपन चर्चा शुरू करेंगे। गोर्बाचोव कौन थे, यूएसएसआर के विघटन हेतु उनको क्यों दोषी माना जाता है, इस विषय पर भी अपन चर्चा करेंगे। साथ ही अपन कुछ उसके सोवियत संघ के घटनाक्रम जो है उसके ऊपर चर्चा करेंगे कि किस किस प्रकार सोवियत संघ का जो विघटन है वो हुआ, कौन कौन सी उसमें महत्वपूर्ण घटनाएं हुई। उसके बाद इसी अध्याय के अंदर अगले वीडियो पार्ट 3-4 में सोवियत संघ के विघटन के कारण, परिणाम, शॉक थेरेपी क्या थी, परिणाम क्या हुए, पूर्व साम्यवादी देश व भारत के किस प्रकार के संबंध रहे या वर्तमान में है, यूएसएसआर के प्रमुख नेता कौन से थे, और फिर महत्वपूर्ण प्रश्नों के ऊपर अपन चर्चा करेंगे। तो दोस्तों चलते हैं, अपन आज का टॉपिक शुरू करते हैं कि गोर्बाचोव और सोवियत संघ का जो विघटन था उनका क्या नाता था। सोवियत संघ के विघटन हेतु क्या गोर्बाचोव जो थे वो दोषी थे या नहीं थे, अगर दोषी थे तो किन कारण से दोषी थे। तो गोर्बाचोव कौन थे, पहले तो ये जानते हैं। गोर्बाचोव क्या थे? सोवियत संघ के एक ऐसे नेता थे जो मार्च 1985 के अंदर सोवियत संघ के जो कम्युनिस्ट पार्टी है उसके महासचिव बने। अपन ने एक चीज बहुत पहले ही समझ ली थी, पहले वीडियो के अंदर भी, कि जो साम्यवादी सरकारें हैं, दो विचारधाराएं अपन ने समझी थी। साम्यवादी जो सरकारें हैं उनके अंदर जो शासन की प्रमुख होती है वो कम्युनिस्ट पार्टी होती है, और वही जो है आम जनता की जो भूमिका है वो कम होती है। कम्युनिस्ट पार्टी जो है वही शासन की मुखिया होती है, और उसी पार्टी का जो मुखिया है वह शासन का मुखिया भी होता है। तो इसके अंदर कम्युनिस्ट पार्टी का मुखिया बन गया, इसका मतलब सोवियत संघ का मुखिया बन गया था कौन? गोर्बाचोव। अब गोर्बाचोव जो थे पार्टी के महासचिव बने मार्च 1985 के अंदर, और बोरिस येल्सिन नाम के एक नेता थे, बोरिस येल्सिन, इसको अंडरलाइन भी करना है आपको, जो रूस की कम्युनिस्ट पार्टी का प्रमुख बनाया गया। अब रूस कौन था? रूस, अपन ने सोवियत संघ के अंदर 15 गणराज्यों की चर्चा की थी, तो उनमें से एक क्या था? रूस भी था। तो उसका प्रमुख किसको बनाया गया? उसका प्रमुख बनाया गया बोरिस येल्सिन को बनाया गया। तो उसने पश्चिम के देशों के साथ, किसने? गोर्बाचोव ने खुद तो पार्टी का पूरे यूएसएसआर का महासचिव बना, और एक इंचार्ज किसको बनाया? एक गणराज्य का, येल्सिन को बनाया। साथ ही गोर्बाचोव ने क्या किया, जब वो बना पार्टी का महासचिव, तो उसने कुछ नए सुधार जो उसके देश के अंदर नहीं हो रहे थे उनको शुरू करने की एक कोशिश की कि मैं अब देश के अंदर कुछ नया जो है वो चेंज लेकर आऊंगा। तो उसने क्या किया, जो पश्चिम के देश थे, लिखा आप मैंने यहाँ कि पश्चिम के देशों के साथ संबंधों को सामान्य बनाने हेतु सोवियत संघ को लोकतांत्रिक रूप देने, यानी लोकतांत्रिक रूप देने का मतलब ये था कि साम्यवादी जो पार्टियां थी, ये लोकतंत्र तो विशेषता किसकी थी? पूंजीवादी विचारधाराओं की विशेषता थी। तो इसने इस लोकतंत्र की अच्छाई को पूंजीवाद से ग्रहण करने की कोशिश की गोर्बाचोव ने। और पश्चिम के देश किनको माना गया? इस मैप के अंदर देखिए, एनसीईआरटी बुक का ये मैप है, इसके अंदर अपन ने देखा था ये नाटो के सदस्य थे सारे के सारे, इनको पश्चिम के सदस्य देश बोला जाता, और ये पूर्व के देश जो थे सोवियत संघ वाले जो आपको लाल कलर के अंदर दिख रहे हैं। इसमें पश्चिमी जर्मनी भी आ जाएगा, पश्चिम के देशों में फ्रांस, ब्रिटेन और अमेरिका वगैरह भी इसमें शामिल हो जाएंगे, इटली, तो ब्रिटेन। तो इन देशों के साथ जो है वो संपर्क गोर्बाचोव ने बढ़ाने का प्रयास किया कि हम वापस से एक बार नजदीक आएंगे। तो इसने 1985 के बाद देश में एक सुधार की जो प्रक्रिया शुरू की, लोकतंत्र का लाने का फैसला किया देश के अंदर। उस लोकतंत्र का और उसका जो सुधार की कोशिश थी गोर्बाचोव की, उसके परिणाम कुछ ऐसे हुए जिसने देश को बंटने की तरफ, देश टुकड़े टुकड़े होने की तरफ बढ़ गया। उसको अपन जानते हैं क्या क्या परिणाम हुए। पूर्वी यूरोप की जो सरकारें थी, अभी अपन ने देखा पूर्वी यूरोप जो था, पूर्वी यूरोप कौन सा पार्ट था? ये पश्चिमी जो यूरोप था, जो कि अमेरिका के अधीन था, या अमेरिका के अधीन नहीं कहेंगे अपन, क्योंकि अमेरिका के समर्थक देश थे। और ये पूर्वी जो यूरोप था, ये जो था वो साम्यवादी
विचारधारा के समर्थक थे। अब इन्होंने क्या किया, गोर्बाचोव ने, जो पूर्वी यूरोप की जो साम्यवादी सरकारें थी वो जनता के दबाव में एक के बाद एक गिर गई। यानी यहाँ की जो साम्यवादी सरकारें थी उन्होंने धीरे धीरे क्या किया, लोकतंत्र के अंदर जैसे जैसे उसने लोगों को आजादी देने की बात की, बोलने की आजादी देने की बात की, तो यहाँ की जो सरकारें थी साम्यवादी, वो सरकारें गिरना शुरू, क्योंकि लोगों को बोलने की आजादी मिली, सरकार की आलोचना की आजादी मिली, लोगों को अपनी बात रखने की आजादी मिली, लोगों ने सरकार पर प्रश्न उठाए कि जनता के लिए आपने क्या किया, क्या नहीं किया, हिसाब मांगना शुरू किया, तो सरकारें जवाब दे नहीं पाई, तो धीरे धीरे वो सरकारों का पतन होना शुरू हो गया। यानी इससे अपन क्या सीख रहे हैं कि सोवियत संघ का ग्रुप धीरे धीरे क्या हो रहा है, कमजोर हो रहा है। अब पूर्वी यूरोप की साम्यवादी सरकारें जनता के दबाव में गिर गई और वहां लोकतांत्रिक शासन की स्थापना हो गई, लोकतांत्रिक जनता द्वारा चुनी हुई सरकारें। देश के अंदर आर्थिक और राजनीतिक सुधारों और लोकतंत्रीकरण का जहां साम्यवादी दल के नेता द्वारा विरोध किया गया, वहां जनता और तेजी से सुधार चाहती थी। यानी गोर्बाचोव ने जो सुधार की प्रक्रिया शुरू की, तो उसके कुछ साम्यवादी जो नेता थे वो आर्थिक सुधारों का, राजनीतिक सुधारों का, अर्थव्यवस्था के खुलेपन का, राजनीतिक सुधारों, लोगों का राजनीति में भाग लेने का, इनका विरोध करते थे। तो जनता जो है वो धीरे धीरे तेजी से सुधार चाहती थी। यानी इससे हम क्या समझे कि साम्यवादी विचारधारा के जो नेता थे उनमें और आम जनता की भावना जो थी, आम जनता की जो चाहत थी, इच्छा थी, उसमें रात दिन का फर्क आ गया था। फिर इसका क्या हुआ, रूस, यूक्रेन और बेलारूस ने सोवियत संघ से अलग होकर पूंजीवाद व लोकतंत्र को अपना आधार बना। ये तीन जो थे महत्वपूर्ण गणराज्य थे। किसके गणराज्य थे? सोवियत संघ के। रूस, यूक्रेन और बेलारूस, इन्होंने सोवियत संघ से अलग होने की घोषणा कर दी कि हम भाई इस गणराज्य में एक साथ नहीं रहेंगे, और इन्होंने पूंजीवाद को अपना लिया। अब पूंजीवाद और लोकतंत्र को अपने शासन का जब इन्होंने आधार बनाया, तो पूंजीवाद का तो सीधा सीधा मतलब था कि अमेरिका का समर्थन होना, उनके विचार को स्वीकार करना। लोकतंत्र का मतलब भी यही था कि उसके पूंजीवाद के विचार को स्वीकार करना। तो अब इससे सोवियत संघ जो था वो धीरे धीरे क्या होता जा रहा था, कमजोर होता जा रहा था। और इसी गोर्बाचोव की नीतियों के कारण परिणाम स्वरूप क्या हुआ, जब सोवियत संघ का विघटन हो गया, उनकी घटनाओं का अपन एक कभी चर्चा करेंगे। तो बाद में जो सोवियत संघ का विघटन हुआ दिसंबर 1991 में, तो फिर उसमें सोवियत संघ की जो सीट थी, सोवियत संघ पहले यूएनओ का सदस्य था, वो सीट रूस को मिली, यानी वो उसका प्रतिनिधि बन गया। अब ये यूएनओ क्या है, इसको एक मिनट में थोड़ा सा जान लेते हैं। 24 अक्टूबर 1945 को क्या हुआ, जब दूसरा विश्व युद्ध समाप्त हुआ था, उसके बाद 24 अक्टूबर 1945 को दुनिया के अंदर एक ऐसे संगठन की स्थापना होती है, संयुक्त राष्ट्र संघ, जिसने एक लक्ष्य रखा कि वापिस भाई हमें ऐसा संकट जो है वो देखने को ना मिले। संयुक्त राष्ट्र संघ, यानी दुनिया में वापिस जो है हमें ऐसे युद्ध, जो प्रथम विश्व युद्ध, दूसरा विश्व युद्ध है, ऐसे देखने को नहीं मिले। दुनिया में शांति रहे, सब लोग बातचीत के माध्यम से अपनी समस्याओं का समाधान करें। ये दुनिया का एक साझा संगठन तैयार किया गया। तो कक्षा 12 के विद्यार्थियों के समझने के लिए, वैसे आपने पढ़ा भी होगा पीछे की कक्षाओं में, यूएनओ। तो इस यूएनओ का सदस्य जो था 1945 के बाद सोवियत संघ बन गया था उस समय तो, और बाद में जो सोवियत संघ का विभाजन हो गया, तो सोवियत संघ की जगह उसकी सीट जो थी सुरक्षा परिषद में, वो रूस को मिल गई। तो ये तो था गोर्बाचोव का छोटा सा जो था, अपन ने समरी टाइप थोड़ा किया है। अब अपन उन घटनाओं की चर्चा करेंगे जो सोवियत संघ के विभाजन से संबंधित है। सोवियत संघ से संबंधित जो घटनाएं थी उनमें अपन एक एक पर चर्चा करेंगे। सबसे पहले मिखाइल गोर्बाचोव जो है, घटना क्या हुई, सोवियत संघ का विघटन के मतलब एक प्रकार से नींव कहां से रखी गई। देखिए, पार्टी के महासचिव बने कौन, अभी अपन ने चर्चा किया, येल्सिन पार्टी, रूस में पार्टी के प्रमुख बन गए। कब बने ये दोनों? मार्च में। फिर मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या किया, एक दो नारे दिए, पेरेस्ट्रोइका और ग्लासनोस्त। पेरेस्ट्रोइका का मतलब था पुनर्संरचना, अर्थव्यवस्था के अंदर हम क्या करेंगे, उसने कहा कि पुनर्संरचना करेंगे, अब खुलापन लाएंगे। पहले साम्यवादी सरकारें किस प्रकार अर्थव्यवस्था थी कि एक देश के घेरे के अंदर ही उनका सारा प्रोडक्शन था, एक देश को क्या करो अंदर। अब उस वो कह रहे पुनर्संरचना। और पूंजीवाद की क्या विशेषता थी? सेम पूंजीवाद की विशेषता थी कि दुनिया के अंदर अर्थव्यवस्था जो खुली प्रतियोगिता होनी चाहिए, अपना माल कहीं भी बेच सकते हैं, कोई भी देश कहीं भी व्यापार कर सकता है, ये पूंजीवाद की विशेषता थी। और साम्यवादी रूस की क्या, सोवियत संघ की क्या विशेषता थी कि एक देश के अंदर ही एक पार्टी का शासन होगा, देश के अंदर ही प्रोडक्शन होगा, देश के लिए ही होगा।
तो अब जब इसने सोवियत संघ ने क्या किया, खुलापन अपना लिया कि दुनिया के अंदर हम जो पूंजीवाद है उसके स्वीकार किया एक प्रकार से, और दुनिया से जो है वो पैसा देश में आ सकता है, हम भी बाहर इन्वेस्ट कर सकते हैं। अब उसने जब ये पुनर्संरचना उद्योगों के लिए अपनाई, पूंजी का अपने देश में निवेश बढ़ाने का एक प्रयास किया, एक तो ये उसने सुधार की कोशिश की, जिससे कि क्या है कि देश के अंदर देश की अर्थव्यवस्था का जो ढांचा था पहले का, वो अचानक से बदलने लग गया। क्योंकि किसी चीज को अगर आप अचानक बदलोगे एकदम, जो किसी एक परंपरा में ढला हुआ है, एक अर्थव्यवस्था ढली हुई थी, उसको अचानक आप बदलोगे तो वो थोड़ा जो है अव्यवस्थित हो सकता है, और हुआ भी। दूसरा उसने क्या कहा, खुलापन यानी लोगों को आजादी देने की बात उसने की। किसने की? गोरबाचोव ने। खुलापन लोगों को क्या था, पहले तो देखो साम्यवादी पार्टी की जब सरकार थी तो लोगों का किसी प्रकार का लोगों को अधिकार नहीं था, शासन के अंदर लोगों को किसी प्रकार की भागीदारी नहीं थी, जो लोगों को आलोचना का शासन का अधिकार नहीं था, क्योंकि कम्युनिस्ट पार्टी का जो निर्णय था वही अंतिम होता था। अब अगर उन लोगों को जिनको आपने किसी प्रकार का पहले अधिकार नहीं दिया था, अब अचानक अगर आप उनको अधिकार दोगे, आपको बोलने की भी आजादी है, आपको अपने शासन के अंदर भाग लेने की भी आजादी है, शासन अगर गलत काम कर रहा है तो उसको आपको आलोचना का भी अधिकार है, तो अचानक लोगों के अंदर क्या हुआ कि उम्मीदों का बहुत बड़ा एक ज्वार टूट पड़ा। उनको लगा कि अब हम जो है परिवर्तन कर सकते हैं, तो शासन अचानक नींव जो है शासन की वो हिलने लगी, क्योंकि सब कुछ अचानक हो रहा था, एकदम अचानक अधिकार दे दिए गए। अब उसने प्रयास तो बड़ा सकारात्मक किया गोरबाचोव ने कि पेरिस्ट्रोइका और गलासनोस्त, लेकिन उसके इन दो नारों, इन दो प्रयासों के कारण क्या हुआ कि जो देश का शासन है, जो जिस नींव पर वो टिका हुआ था साम्यवादी विचारधारा, अब उसी नींव को इन्हीं नारों ने हिला दिया, क्योंकि ये पूंजीवाद के ज्यादा नजदीक थे ये नारे, जबकि साम्यवादी शासन वहां पर स्थापित था। फिर है 1988 के अंदर दूसरी घटना क्या हुई, इसका घटनाक्रम अपन देख रहे हैं कि कहां से उसके विघटन की शुरुआत हुई। एक्चुअल में तो इसकी शुरुआत जो थी वो 1979 के अंदर तभी हो गई थी जब अफगानिस्तान के अंदर इन्होंने हस्तक्षेप किया था, क्योंकि उस समय इनकी अर्थव्यवस्था जो थी वो कमजोर हो चुकी थी, जो कि अपन वीडियो फर्स्ट में देखा। लिथुआनिया में आजादी का आंदोलन शुरू हुआ, एस्टोनिया और लातविया में भी फैला। यानी लिथुआनिया जो था इनका एक गणराज्य था, वहां पर आजादी का 88 में आंदोलन शुरू, यानी थोड़ी थोड़ी आग जो है वो शुरू हो गई। अक्टूबर 1989 में यूएसआर ने घोषणा की कि वारसा समझौते के सदस्य अपना भविष्य तय करने के लिए स्वतंत्र है। ये वारसा क्या था? ये वही संगठन था जो नाटो के विरुद्ध बनाया था 55 में यूएसआर ने। अब इसने कह दिया कि भाई अब ना लड़ाई बहुत हो गई, अब आप अपना रास्ता देख सकते हो, अगर आपको लगे कि वारसा में रहना है तो रहो, नहीं तो आप अपना भविष्य भी तय कर सकते हो। हम अभी लड़ाई बहुत होगी, हम अब तैयार नहीं है, क्योंकि ये बिल्कुल कमजोर हो चुका था। ऐसा नहीं है कि इसने राजी खुशी मतलब कर दिया हो कि हम अब जो है उस संगठन ये वारसा नहीं बनाएंगे। इनके पास क्षमता इन्होंने खो दी थी, क्योंकि हथियारों की होड़ में इनका इतना खर्च हो गया था, देश की अर्थव्यवस्था टूट चुकी थी। तब इसने कहा कि अब हम उनको नहीं चला सकते, क्योंकि अगर वारसा समझौता होता तो उन देशों को इनको सहयोग भी करना पड़ता, उनको मदद करनी पड़ती, क्योंकि चौधर के तो फिर टके लगते हैं, तो टके इनके पास थे नहीं। फिर आ गया नवंबर 1989 में बर्लिन की दीवार गिर गई थी, ये अपने पूर्व में भी पढ़ा। क्योंकि बर्लिन की दीवार किसकी प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार जो थी, इस मैप में एक बार फिर से देखिए आप, बर्लिन की दीवार किसकी प्रतीक थी? बर्लिन की दीवार पश्चिमी जर्मनी और पूर्वी जर्मनी, इनके बीच में पश्चिम जर्मनी, ये शीत युद्ध का प्रतीक थी, दोनों की शक्ति का प्रतीक थी। जब ये भी 89 के अंदर गिर गई तो और गिराई किसने? ये पूर्वी जर्मनी जो थी, ये पार्ट जो था जो सोवियत संघ वाला, ये कमजोर हुआ, इसीलिए तो गिराई। अब ये गिर गई तो इसका मतलब अपने आप ही इनका वर्चस्व जो था पश्चिमी जर्मनी और अमेरिका ग्रुप का, वो अपने आप ही बढ़ना शुरू हो गया। यानी सोवियत संघ के जो प्रतीक थे शक्ति के, वो धीरे धीरे धराशायी होते जा रहे थे। पूरी अब बर्लिन की दीवार गिर चुकी थी नवंबर 89 के अंदर। अब आपको क्वेश्चन छोटे के हिसाब से भी इसको घटनाक्रम को याद रखना है कि ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आए या एक लाइन वाला, एक शब्द वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। फरवरी 90 के अंदर यूएसआर जो है वहां की संसद ड्यूमा के लिए चुनाव, बहुदलीय राजनीति की शुरुआत हुई। अब देखो बहुदलीय शब्द यहाँ पर क्यों लिया? क्योंकि वहां पर पहले तो यूएसआर के अंदर किसका शासन था? केवल एक ही दल का शासन था, एक ही पार्टी का शासन था, कम्युनिस्ट पार्टी का। अब बहुदलीय यानी राजनीतिक दल लोगों को बनाने की आजादी मिली इस नारे के तहत।
इस खुलापन इन लोगों को अपने विचारों की अभिव्यक्ति आजादी मिली। राजनीतिक दल उन्होंने बनाए, चुनाव में भाग लेना शुरू किया। तो 72 वर्ष पुराना जो कि 1917 में स्थापित हुआ था ना, वो कम्युनिस्ट पार्टी का जो एकाधिकार है वो अब समाप्त हो गया, क्योंकि नई नई पार्टियां वहां पर आना शुरू हो गई। चलिए, फिर है जून 1990 के अंदर रूसी संसद ने, रूस वहां का एक गणराज्य था बड़ा महत्वपूर्ण, तो उसने यूएसआर से अलग होने की घोषणा कर दी कि हम अब भाई इस 15 राज्यों के गणराज्य में नहीं रहेंगे। इससे पूर्व मार्च 1990 में लिथुआनिया भी एक गणराज्य था। उसने क्या किया, उसने जहां पर आजादी का आंदोलन शुरू हुआ था सबसे पहले, ठीक है, तो उसी ने स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला पहला राज्य बना। ये छोटा क्वेश्चन बढ़ता है, मस्ट इंपोर्टेंट है स्कूल लेक्चरर वालों के लिए भी और नेट वगैरह वालों के लिए भी, कि यूएसआर से, और कक्षा 12 के लिए तो 1 नंबर वाला है ही है कि लिथुआनिया जो है स्वतंत्रता की घोषणा करने वाला सोवियत गणराज्य से पहला राज्य बन गया। फिर येल्त्सिन जो था, जिसको मिखाइल गोर्बाचोव ने क्या बनाया था, रूस के अंदर पार्टी का प्रमुख बनाया था, यानी एक गणराज्य का हेड बनाया था, वो उसने कम्युनिस्ट पार्टी से इस्तीफा दे दिया। वो बोले हम अब कम्युनिस्ट पार्टी में नहीं रहेंगे, और रूस जो अलग उसने अपना स्वतंत्रता की घोषणा कर दी थी, वो अब रूस का राष्ट्रपति बन गया, क्योंकि रूस ही तो सोवियत संघ का बाद में यूएनओ के अंदर जो है वो प्रतिनिधि बना था उसके बाद। तो रूस का राष्ट्रपति कौन बन गया, येल्त्सिन बन गया। यानी यूएसआर का जो अंतिम राष्ट्रपति है वो तो कौन है, मिखाइल गोर्बाचोव है, और रूस का प्रथम राष्ट्रपति कौन बना, बोरिस येल्त्सिन बन गया। चलिए आगे अपन इसी घटनाक्रम में करते हैं, जब तक सोवियत संघ का विघटन नहीं हो जाता अपन सारी घटनाएं करेंगे एक एक। अगस्त 1991 में कम्युनिस्ट पार्टी के गर्मपंथियों ने, कम्युनिस्ट पार्टी के लोग परेशान हो गए थे गोर्बाचोव से, उन्होंने उसके खिलाफ एक तख्ता पलट का प्रयास किया। तख्ता पलट का उन्होंने प्रयास किया कि किस प्रकार जो है ये अपने गोर्बाचोव जो है ये देश को ठीक रास्ते पे नहीं लेके जा रहा, उन्होंने तख्ता पलट का एक प्रयास किया। फिर क्या सितंबर 91 के अंदर क्या हुआ, एस्टोनिया, लातविया, लिथुआनिया तीनों बाल्टिक गणराज्य यूएनओ के सदस्य बन गए। यानी ये अलग होके, स्वतंत्र होके, और इन्होंने कह दिया कि हमारा अब यूएसआर से कोई संबंध नहीं है, ये अलग हुए और अपना अलग यूएनओ के सदस्य बने, यानी एक स्वतंत्र राष्ट्र के रूप में ये बने। फिर ये देखो कहां पर ये साम्यवादी थे, सोवियत संघ के पार्ट थे, और कहां पर 2004 के अंदर नाटो में शामिल हो गए। नाटो किसका संगठन था, अमेरिका का, यानी पूर्ण रूप से पूंजीवादी इन्होंने स्वीकार कर लिया। दिसंबर 1991 के अंदर क्या हुआ, रूस, बेलारूस और यूक्रेन भी बोल देते हैं, 1922 के सोवियत संघ के निर्माण से संबंध जो संधि थी उसको समाप्त कर दिया इन्होंने। रूस, बेलारूस और यूक्रेन ने क्या कर दिया कि उसको समाप्त कर दिया, और एक नया संगठन बनाया, स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। इसको भी अपन स्वतंत्र राष्ट्रों के राष्ट्रकुल को भी थोड़ा सा जान लेते हैं, ये कौन सा संगठन था। इस मैप के अंदर आप थोड़ा सा देखिए, ये स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल है, यानी वो जो राष्ट्र जो सोवियत संघ से क्या हुए हैं, स्वतंत्र हुए। ये देखो यूक्रेन है, यहाँ पर उज्बेकिस्तान है, यहाँ पर तुर्कमेनिस्तान है, अजरबैजान है, ठीक है, ये सारे देश है। ये रूस है, तो ये कजाकिस्तान है, उज्बेकिस्तान है। तो इन सब देशों ने क्या किया कि एक स्वतंत्र राष्ट्रों का एक संगठन बना लिया, जो किससे स्वतंत्र हुए थे, सोवियत संघ से हुए थे। उनको बोलते हैं स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। ये छोटा क्वेश्चन बनता है भाई कि सोवियत संघ से जो स्वतंत्र राष्ट्र हुए उन्होंने कौन सा संगठन बनाया, तो स्वतंत्र राष्ट्रों का राष्ट्रकुल। कब बनाया, दिसंबर 1991 में। और यूएनओ के अंदर अपन ने चर्चा करी ली, पहले यूएसआर की जो सीट थी वो रूस को मिल गई, और अंततः सोवियत संघ का जो विभाजन था वो 25 दिसंबर 1991 को हो गया। गोर्बाचोव ने क्या किया, सोवियत संघ के राष्ट्रपति पद से इस्तीफा दे दिया। गोर्बाचोव ने छोड़ दिया कि भाई अब बहुत है, और सोवियत संघ का क्या हो गया, अंत हो गया। तो अंतिम क्वेश्चन क्या बनता है कि सोवियत संघ का अंतिम विभाजन कब हुआ, तो 25 दिसंबर 1991 को हुआ। आज अपन ने क्या किया बच्चों, आज अपने सोवियत संघ के जो विभाजन है उसमें गोर्बाचोव और सोवियत संघ का विघटन किस प्रकार उसने, गोर्बाचोव ने अपन दोषी मान सकते हैं, ये किया। कल उनकी आलोचनाएं भी अपन करेंगे, साथ ही कुछ नए बिंदुओं के ऊपर भी चर्चा करेंगे। आज आप घटनाक्रम और जो सोवियत गोर्बाचोव जो है उन दोनों पॉइंट को आपको नोट करना है। कल फिर से अपन किसी नए टॉपिक के इसी टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए अगले वीडियो के अंदर अपन मिलेंगे।
आप अपने नोट्स बनाते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखिए और चैनल को भी सब्सक्राइब जिन्होंने नहीं किया है, जो पहली बार चैनल पर आए हैं वो सब्सक्राइब भी एक बार चैनल को कर लें और जिन विद्यार्थियों तक ये वीडियो नहीं पहुंचा उन तक शेयर करने का भी कष्ट करें और फिर मिलेंगे। नमस्कार, जय हिंद दोस्तों।